गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 27 नवंबर पे हम पहुंच चुके हैं। आई होप आप पुराने जो करंट अफेयर्स हैं एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, बिकॉज एग्जाम के लिए सिर्फ एक बार एमसीक्यूज को करना काफी नहीं होता है। आपको एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस जो है वो करनी होती है और रिविजन जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ नई स्टेटमेंट्स जो है वो हम देखेंगे। साथ में मैंने एक पुरानी स्टेटमेंट भी डाली है ये देखने के लिए कि आप में से कितने लोगों को वो चीज याद है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में देखेंगे। तो दो इकोनॉमिक सेक्शन के हमारे क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में देखेंगे। एक क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी रिलेटेड है, बहरीन के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में भी एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, इसके ऊपर एक एमसीक्यू होगा। एक क्वेश्चन प्रिविलेज कमेटी के ऊपर है। MQ9B क्या है, इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल जो था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेकर भी था, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। आपका कोई भी प्रीलिम्स मेन से इंटरव्यू के लेके डाउट है तो @prince_luthra पे पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा पूरे आपके डाउट को रिड्रेस करने की, आंसर करने की। अदरवाइज जो हमारी लाइव क्लासेस, लाइव सेशन जो होता है 9 PM, उसमें मैं आपके क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करूंगा। जो यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज है, इसका फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो फ्री है, तो इसे exam.netmock.com पे जाके अटेम्प्ट जरूर करिएगा और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को जरूर जान लीजिएगा इस टेस्ट को देने के बाद। अदरवाइज भी आप मॉक टेस्ट सीरीज जो है पूरी सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर, वहां से इसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जो नेटमॉक की प्री का मेन सीरीज है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द कोड winter50, जिससे कि आपको 50% जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो सीरीज के साथ साथ जो आपकी प्रैक्टिस है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस, क्योंकि इसके साथ आपकी प्रीलिम्स की सीरीज भी आती है और जो मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी इसके अंदर हो जाती है, तो जस्ट चेक इट आउट, यू वुड लव दिस सीरीज। चलते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर। तो यहाँ पे 6 से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करने की कोशिश करिएगा ताकि आप सेफ जोन में आ जाए। अगर लेस देन 6 क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं तो एक बार दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा ताकि आप जो है सेफ जोन के अंदर फाइनली आपका स्कोर फॉल करे। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में है। पहले भी कुछ दिन पहले इसके कंसर्निंग क्वेश्चन डिस्कस किया था। यहां पर कुछ चीजें नई हम डिस्कस करने वाले हैं, इस वजह से क्वेश्चन बनाए। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की बात करें तो यहां पे पूछा गया कि इसको लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक्स विद वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स आर पुट अंडर वॉच बाय सेबी। तो यहाँ पे जो भी बैंक्स ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो रही है या किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एंडेंजरमेंट उनका हो सकता है, वो सेबी की वॉच लिस्ट के अंदर रखे जाते हैं। इट इज इंटेंडेड टू हेल्प अलर्ट द रेगुलेटर एज वेल एज इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटर इफ अ बैंक इज हेडिंग फॉर अ ट्रबल। अगर बैंक के ऊपर किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है तो यहां पे रेगुलेटर हो, इन्वेस्टर हो, डिपॉजिटर हो, मतलब स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। इट कंसीडर्स द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR को यहां पर कंसीडर किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली आरबीआई ने एक ड्राफ्ट स्कीम जो है उसको प्रपोज किया जिसके अंदर कहा गया कि एमलगमेशन किया जाएगा इंडियन यूनिट ऑफ सिंगापुर DBS बैंक टेकिंग ओवर द कैपिटल स्टार्ट बैंक। तो ऐसे बैंक जिनके पास कैपिटल की काफी कमी है उनको जो सिंगापुर DBS बैंक है उसकी जो इंडियन यूनिट है वो उसको टेक ओवर कर लेगी। क्योंकि अगर जब बैंक्स जो है वीक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मर्जर और एक्विजिशन जो होता है उस तरफ बढ़ जाते हैं ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं कम से कम उनका जो पैसा है वो सेफ रहे, इन्वेस्टर भी सेफ रहे, और रेगुलेटर का ये काम होता है ये सब चीज को इंश्योर करना और फैसिलिटेट करना। और जब भी बैंक्स की बात आती है तो सेबी जो है वो कोई फैसिलिटेटर नहीं है, यहाँ पे वो कोई रेगुलेटर नहीं है। बैंक्स के लिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इन सबका रेगुलेटर है। जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सिक्योरिटीज को लेके जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट्स हैं उनको लेकर या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लेकर रेगुलेटर का रोल निभाती है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से ए और बी ने आपने एलिमिनेट कर दिया। इट मींस सी या डी में से एक आंसर होगा, और इसका यह भी मतलब है कि जो थर्ड स्टेटमेंट होगी वो तो ठीक होगी ही होगी। मतलब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट को यहां पे यूज किया जाता है, इस रेशियो को यहां पे यूज किया जाता है। ये क्या होती है अभी बताऊंगा आपको, बट पहले सेकंड स्टेटमेंट
क्या इससे रेगुलेटर इन्वेस्टर डिपॉजिटर को हेल्प करी जाती है? तो यस, जब भी कोई बैंक ऐसा लगता है कि जो बैड लोन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रबल हो सकती है, तो क्योंकि पैसा तो हम लोगों का ही होता है, वहां पे डिपॉजिटर्स का होता है, तो यहां पर उनको हेल्प करने के लिए रेगुलेटर, आरबीआई जैसे रेगुलेटर जो है वो अलर्ट कर देता है इस चीज को लेकर, और साथ साथ डिपॉजिटर्स के अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी इस चीज में हेल्प मिल जाती है। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी करेक्ट हो जाती है। आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए एक बार देख लीजिए यहाँ पे रिस्क थ्रेशोल्ड एंड करेक्टिव एक्शंस क्या होते हैं। चलिए तो देखिए फेज मैनर में यहाँ पे काम होता है। पहला होता है रिस्क थ्रेशोल्ड 1, जब लगता है कि बैंक जो है एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे फाइनेंशियल ट्रबल इसको हो सकती है, रिस्क ज्यादा है बट उतना भी ज्यादा नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, रिमिटेंसेस ऑफ प्रॉफिट जो होते हैं उस पर भी यहां पे रेगुलेशन हो जाती है। यहां पे ओनर को कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा आप कैपिटल लेके आओ, और प्रमोटर्स से भी ये बात करी जाती है। यहां पे जो एक्शन होता है रेगुलेटर का, वो डिस्क्रेशनरी एक्शन जो होता है रेगुलेटर के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे रेगुलेशन तो करी जा रही है लेकिन एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में। लेकिन मान लीजिए बैंक जो अभी 30% प्रॉब्लम में था, वो बढ़ के उसकी प्रॉब्लम हो जाती है 70%, तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। इसमें जो यहां पे फर्स्ट थ्रेशोल्ड में एक्शन लिए गए, इसके साथ साथ दूसरे एक्शन भी लिए जाते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन। तो बैंक को कहा जाता है कि अब आप नई ब्रांचेस नहीं खोलेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक इंडिया के अंदर हो या फिर ओवरसीज हो। हायर प्रोविजन एज पार्ट ऑफ कवरेज रेजिम, तो जितना भी आप प्रोविजन करते थे, पहले प्रोविजन बनाते थे कि इतने प्रॉफिट को हम रखेंगे, उससे ज्यादा प्रोविजन बनाना शुरू करिए, क्योंकि आपकी जो वैसे भी फाइनेंशियल पोजीशन है उतनी अच्छी नहीं है। यहां पर भी दिस इज अ डिस्क्रेशनरी एक्शन बाय रेगुलेटर। थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं, थर्ड थ्रेशोल्ड में देखते हैं, यहां पे बैंक जो है 90+% जो है फाइनेंशियल ट्रबल में आ चुका है। तो यहां पे इन दो के अलावा जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है, जैसे कि डिविडेंड पे रिस्ट्रिक्शन, ब्रांच एक्सपेंशन पे रिस्ट्रिक्शन, इसके अलावा मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन और डायरेक्टर फी जो है इस पे भी रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दी जाती है। डायरेक्टर्स की जो फीस होती है उस पे भी पैसा जो होगा रेगुलेटर के हिसाब से ही जाएगा, और मैनेजमेंट की जो कॉम्पनसेशन होगी वो भी इसी के हिसाब से डिसाइड करी जाएगी, क्योंकि अब बैंक के पास पैसा ही नहीं है, तो इस तरीके के खर्चे जो होंगे वो कंट्रोल कर लिए जाएंगे। अब आते हैं हम अपनी CRAR के ऊपर। देखिए कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो होती है, इसे काफी जगह पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहा जाता है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड या फिर कैपिटल एडिक्वेसी, मतलब क्या बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल है अगर हम बात करें विज़ावी उसकी रिस्क एसेट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहां पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, टोटल फ्री कैपिटल जिसमें टायर 1 और टायर 2 कैपिटल होती है, एंड देन टोटल रिस्क वेटेड एसेट से डिवाइड किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 9 है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया है, देन इसके पास, बैंक के पास फ्री कैपिटल होनी चाहिए कम से कम 9 रुपए की। ठीक है, अगर हम बात करें बेसल नॉर्म्स के हिसाब से, बेसल 3 नॉर्म्स जो है इसके हिसाब से जो CAR है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये होनी चाहिए 8% के आसपास, लेकिन आरबीआई के डायरेक्टिव के हिसाब से ये होनी चाहिए 9% के आसपास। ठीक है, सो बेसल 3 बता दिया मैंने आपको, आरबीआई बता दिया, तो यहां पे अगर 100 रुपए लोन में दिए गए हैं तो फ्री कैपिटल के तौर पे बैंक के पास 9 रुपए होने चाहिए आरबीआई के डायरेक्टिव के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। वैसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ये परसेंटेज फॉलो करी जाती है, तो इट मस्ट बी 9% फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, व्हाइल पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर एम्फसाइज्ड टू मेंटेन, कि आप 12% तक मेंटेन करिएगा इसको। तो यहां पे इसकी परसेंटेज के बारे में भी पता चल गया, कॉन्सेप्ट क्या है ये भी पता चल गया, बेसल के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, आरबीआई के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट देके पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं उसको। Any asset which stops giving return to its investor for a specified period of time is known as a non-performing asset। तो कोई भी ऐसी एसेट जो कि अपने इन्वेस्टर को रिटर्न देना बंद कर देती है उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, हो सकता है। Then second, the loans given by the banks are considered as its liability। तो जो लोन्स बैंक के द्वारा दिए जाते हैं उसे लाइबिलिटी कहा जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, लोन अगर बैंक देता है मुझे या बैंक देता है आपको, तो हमें वो लोन को चुकाना पड़ेगा वापस। ठीक है, हमारी तो वो हो जाती है लाइबिलिटी, लेकिन क्योंकि बैंक ने वो दिया है हम लोगों को, तो हम क्या हो जाते हैं, बैंक के लिए डेटर्स हो जाते हैं।
ठीक है। डेटर्स क्रेडिटर्स के बारे में आपने सुना होगा। तो हम लोग जो है डेटर्स हैं, और डेटर क्या होता है? डेटर इज एन एसेट फॉर द बैंक, क्योंकि बैंक ने वो पैसा हमें दिया है तो वो बैंक की एसेट है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हमें वो पैसा लौटाना पड़ेगा, इस वजह से वो हमारी लायबिलिटी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सो लोन्स जो बैंक देता है वो बैंक की लायबिलिटी नहीं होती है, रादर वो जो लोन जिसको दिया गया है उसकी लायबिलिटी होती है, बैंक की तो वो एसेट होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल ठीक है। यहां पे जो भी एसेट इन्वेस्टर के लिए पैसा कमाना बंद कर देती है, उसको रिटर्न देना बंद कर देती है, वो धीरे धीरे एनपीए बन जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? ए विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर आरबीआई की डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो 90 डेज तक अगर आप लोन जो है उसका प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट या फिर दोनों ही नहीं चुका पा रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर लोन होगा वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 90 डेज का जो थ्रेशोल्ड है आरबीआई के द्वारा डिफाइन किया गया है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो लोन देते हैं उनके लिए एसेट होता है, जो इंडिविजुअल ले रहा है उसके लिए वो लायबिलिटी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए, इसे कंसीडर करिए और फिर बताइए विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट अबाउट डीप लर्निंग। डीप लर्निंग आपने सुना होगा, आजकल काफी ये चर्चा में रहता है और काफी सारे आर्टिकल्स भी इसके ऊपर लिखे गए हैं। तो पूछा गया कि दोनों में से डीप लर्निंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एल्गोरिथम टू पास डेटा एंड लर्न फ्रॉम इट विच एनेबल डिसाइडिंग और प्रेडिक्टिंग। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली एल्गोरिथम का यूज किया जाता है जिसके अंदर डेटा को पास किया जाता है जिससे कि डिसीजन लिए जा सकते हैं और प्रेडिक्शन किया जा सकता है। सेकेंड, इट्स अ फंक्शन दैट मिमिक्स द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन प्रोसेसिंग डेटा for use in detecting objects, recognizing speech, translating language and making decisions। तो यहां पर भी डिसीजन जो है उसको लेने में यहां पे इसको काम में लाया जाता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में, स्पीच को रिकॉग्नाइज करने में। बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको यहां पर बिल्कुल कॉपी किया जाता है, उसकी वर्किंग को कॉपी किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। तो सोचिए इन दोनों में से क्या है, दोनों ही है या फिर इनमें से कोई एक है। चलिए, तो अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक नई अप्रोच जो है उसको डेवलप किया गया है ताकि क्विकली असेस किया जा सके सर्टेनिटी ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क्स की सर्टेनिटी को असेस करने के लिए एक नई अप्रोच जो है उसको डेवलप किया गया है। ये जो मॉडल है ये हमारे रियल वर्ल्ड सिस्टम में एफिशिएंसी लाने में काफी हेल्प कर सकता है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है, वहां पर काफी हेल्प कर सकता है। अगर हम डीप लर्निंग की बात करते हैं तो यहां पे ह्यूमन ब्रेन को एज इट इज मिमिक किया जाता है, इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। जहां पे डाटा पासिंग की बात आती है वहां पर बात आती है मशीन लर्निंग की। तो प्रेडिक्शन, डिसीजन मेकिंग, डाटा पासिंग को लेकर मशीन लर्निंग का पार्ट होता है, ना कि डीप लर्निंग को। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो सही तरीके से डीप लर्निंग को नहीं एक्सप्लेन करती, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इसे बिल्कुल प्रिसाइजली एक्सप्लेन करती है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन हैज बीन लॉन्च्ड बाय। काफी इजी क्वेश्चन है। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस किसने लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री थावरचंद गहलोत ने एक ई लॉन्च करते हुए यहाँ पे नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, और एक गरिमा गृह जो है शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन उसे भी यहाँ पे लॉन्च किया है, ई लॉन्च किया है गुजरात वडोदरा के अंदर। तो ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। तो आंसर आपका हो जाएगा सिंपली बी। फैक्चुअल क्वेश्चन था, जानकारी आपको होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के फंक्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है ये हेल्प करेगा ट्रांसजेंडर पर्सन को, ताकि वो सर्टिफिकेट्स जो होते हैं अपनी आइडेंटिटी कार्ड के लिए डिजिटली अप्लाई कर सके कंट्री के किसी भी कॉर्नर से। तो यहाँ पे किसी भी पार्ट से, किसी भी राज्य से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट सिटी से वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये पोर्टल हेल्प करेगा ट्रांसजेंडर पर्सन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि बहरीन के बारे में है। पूछा गया बहरीन के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है कहती है इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री। तो बहरीन जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। सेकेंड, इट शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से इसका लैंड बॉर्डर जो है वो टच करता है, हो सकता है। कतर लाइज टू इट्स साउथ। कतर जो है इसके साउथ के अंदर लोकेट करता है, साउथ डायरेक्शन में लोकेट करता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर जयशंकर, उन्होंने बायलेटरल
इश्यूज के ऊपर बात करी है, 2 डे विजिट करी है बहरीन के अंदर, और यहां पे वेरियस जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के इश्यूज है वो बाहर निकल के आए हैं। तो ये जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं ये तो हम मेंस के लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है इसकी लोकेशन, कंट्री की लोकेशन। तो इज इट अ लैंडलॉक्ड कंट्री? देखते हैं क्या बहरीन लैंडलॉक्ड है। देखिए कहीं से भी लैंडलॉक्ड नहीं है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ बहरीन है, तो यहाँ पे लैंडलॉक्ड तो ये नहीं है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो तो हो जाती है आपकी गलत। ठीक है, अब बात करते हैं क्या लैंड बॉर्डर सऊदी अरेबिया से इसका टच होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज बीच में आपके आ जाती है गल्फ ऑफ बहरीन, तो यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है इससे टच नहीं कर रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट अगेन इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन कतर जो है इसके सदन में यहां पे लोकेट कर रहा है, दिस इज कतर, और ये यहां तक एक्सपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन का एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि यहां पे सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले एक बार प्री कम मेंस की जो सीरीज है गाइडेंस प्रोग्राम है इसके बारे में जान लेते हैं। सो प्री कम मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स जो अभी तक हमने बनाया है, जिसके अंदर आपको वेरियस सब्जेक्ट्स की जो वीडियो सीरीज है वो मिल जाती है, और साथ में उसके अंदर आपको पीडीएफ रीड करनी है वो भी प्रोवाइड कराई जाती है, क्विजेस जो है ये भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे स्पेक्ट्रम, इंडियन पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर को लेकर तो आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के अंदर ये तीनों चीजें आपको काफी हेल्प करने वाली हैं आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। साथ में ही प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है और इसके साथ साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की जो वीडियो डिस्कशन होती है वो भी आपके पास रहने वाली है। मेंस की 2 सालों की 2020 एज वेल एज 2021 की राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी सीरीज आपके पास रहने वाली है, जिसके अंदर आंसर मैं आपके इवेल्युएट करूंगा, यहाँ पे कोई और इंडिविजुअल आपके आंसर नहीं इवेल्युएट करेगा। और देन 2 साल की इसकी वैलिडिटी है, तो इस वजह से जो मेरी गाइडेंस होगी वो भी आपके साथ इस सीरीज के थ्रू रहने वाली है। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर, और चाहे तो विंटर 50 कोड को यूज भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के बारे में है। पूछा गया शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। पहली कहती है इट वाज नोटिफाइड इन 2002 अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर इसे 2002 में नोटिफाई किया गया था। द कंसोरा बारकोड एलिफेंट कॉरिडोर इज लोकेटेड नियर टू इट। तो इसके पास ही कंसोरा बारकोड एलिफेंट कॉरिडोर भी लोकेट करता है। इट हैज वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटीज ऑफ एलिफेंट फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पे जो डेंसिटीज है ज्यादा कुछ खास नहीं है, लोएस्ट डेंसिटीज में ये आता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने डिसाइड किया है टू डी नोटिफाई द शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, पेविंग द वे फॉर एक्सपेंशन ऑफ जोली ग्रांट एयरपोर्ट। तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है इस वजह से इस पर्टिकुलर जो एलिफेंट रिजर्व है उसको डी नोटिफाई किया जाएगा। विड्रॉल ऑफ द 2002 नोटिफिकेशन, क्योंकि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के लिए जो नोटिफिकेशन आया था वो 2002 में, सन 2002 में आया था, उसको यहां पर डी नोटिफाई करने के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको विड्रॉ करने की बात करी जा रही है, ताकि यहां पे जो एयरपोर्ट है वो बनाया जा सके। सो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट हो जाती है नोटिफिकेशन को लेके जो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर किया गया था। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कंसोरा बारकोड एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो भी इसके पास लोकेट करता है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेंसिटी कम है, इट इज कंसिडर्ड टू हैव वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एलिफेंट जो है वो पाए जाते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर आपका सीधा हो जाएगा डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोर्ड ने डिसाइड किया है, नोट दिया है टू स्टार्ट 4 न्यू ट्रैक रूट्स इन नीलाग वैली विच फॉल्स विद इन द गंगोत्री नेशनल पार्क, ताकि टूरिज्म को बूस्ट अप किया जा सके। यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए भी अलग सी चीजें करी जा रही हैं। एक बार लोकेशन देख लीजिए इसकी। सो हियर इज द मोतीचूर कंसोर बारकोड कॉरिडोर, और इसके पास ही आपका लोकेट करता है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। चलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। आंसर क्या था, डी इसका आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्रगति के बारे में है। पूछा गया प्रगति के बारे में बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, कौन सा कथन हमारा गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है किस चीज के लिए, प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए और स्कीम्स के टाइमली इंप्लीमेंटेशन के लिए हो सकता है। इट हैज बीन डिजाइन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है और इसके अंदर 2 टायर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 33rd प्रगति मीटिंग जो है
उसको चेयर किया था और यहाँ पे इंटरैक्शन किया था थ्रू दिस प्रगति मीटिंग, जो कि वंस एवरी मंथ होती है और फोर्थ वेंसडे को। तो वंस एवरी मंथ फोर्थ वेंसडे को ये जो मीटिंग है करी जाती है और इस डे को प्रगति डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये मीटिंग करी गई। इस मीटिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो प्रोएक्टिव हो सकती है और कैसे जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की उसे टाइमली मैनर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर बात करी जाए तो किसने डिजाइन किया, तो यस पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने से डिजाइन किया है। पहली स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है, लेकिन अगर हम टायर की बात करें तो इट्स अ 3 टायर सिस्टम और 3 टीयर सिस्टम, जिसमें पीएमओ है, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज हैं एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स हैं। तो 3 टायर कौन से हैं, पहले तो है आपके पीएमओ, देन यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज हैं एंड देन है आपके चीफ सेक्रेटरी जो कि स्टेट्स के हैं। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का भी रोल हो गया, प्राइम मिनिस्टर तो है ही और साथ में स्टेट्स का रोल भी हो गया। तो 3 टायर का ये स्ट्रक्चर है, 2 टायर का नहीं है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, बताइए, बी नहीं, आंसर विल बी सी, क्योंकि आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है आपको भी इन मीटिंग्स में बैठना पड़े एज सेक्रेटरी फ्रॉम द स्टेट साइड और द यूनियन गवर्नमेंट साइड। तो प्रगति के बारे में आपको पता होना चाहिए, हर महीने करी जाती है मीटिंग और हर महीने के चौथे वेंसडे को ये मीटिंग जो है करी जाती है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ये एक इनिशिएटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 8। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिविलेज कमेटी। प्रिविलेज कमेटी में अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की सीरीज है उसको फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे हमने प्रिविलेज कमेटी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। यहां पर एक क्वेश्चन जो था न्यूज में क्योंकि मेंशन किया गया था, इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पूछा गया प्रिविलेज कमेटी के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इन द लोकसभा द स्पीकर नॉमिनेट्स अ कमेटी ऑफ प्रिविलेज कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स। तो लोकसभा के अंदर स्पीकर जो है वो प्रिविलेज कमेटी को नॉमिनेट करते हैं जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं। इन द राज्यसभा ये जो काम है डेप्यूटी चेयरपर्सन के द्वारा किया जाता है एंड ही इज द हेड ऑफ द कमेटी एंड इसके अंदर 10 मेंबर होते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद, उन्होंने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको ये चीज कही गई है कि दैट दे शुड एंगेज इन अ हेल्दी डायलॉग इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर वो एक हेल्दी डायलॉग में अपने आप को इन्वॉल्व करें। लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ये चीज फॉलो होनी चाहिए और अनपार्लियामेंट्री जो लैंग्वेज है उसको डिबेट के दौरान यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक चीज, एक हिदायत जो है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई है, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज। सो प्रिविलेज कमेटी होती क्या है, बेसिकली देखिए स्पीकर नॉमिनेट करते हैं कमेटी ऑफ प्रिविलेज जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं और रिस्पेक्टिव पार्टी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर राज्यसभा के अंदर बात करें तो ये डेप्यूटी चेयरपर्सन के द्वारा किया जाता है और वहां पर इसमें 10 मेंबर्स होते हैं। इसमें बेसिकली एक रेजोल्यूशन जो है वो मूव किया जाता है ये देखने के लिए कि क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है। आप जानते हैं हमारे जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, उनको कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं, क्या वो उन प्रिविलेजेस को ब्रीच कर रहे हैं, जैसे कि अगर वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को यूज करते हैं, सो दैट इज कंसीडर्ड एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो इस तरीके की चीजों क्या वो ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये प्रिविलेज कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे पहली और जो दूसरी स्टेटमेंट है हमारी दोनों ही करेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि काफी सारे ऐसे एमपीज हैं हमारे जो कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन उठा था। और हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये एक सजेशन भी दिया है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनको इस तरीके की जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है MQ-9B को लेकर है, पूछा गया MQ-9B जो कि रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है, क्या ये पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन है, ड्रोन है, स्नाइपर राइफल है या फिर रेस्पिरेटर मास्क है। सोचिए। चलिए, तो इंडियन नेवी ने अभी MQ-9B एक सी गार्डियन अनआर्म्ड ड्रोन को प्रोक्योर किया है यूनाइटेड स्टेट्स से और 2 डिफेंस सोर्सेज का ऐसा कहना है। ये जो ड्रोन्स है इनको लीज पे लिया गया 1 साल की। इसका जो पूरा ऑपरेशन और जो पूरा एग्जीक्यूशन है वो इंडियन नेवी के पास रहने वाला है और इसके अंदर जो OEM है दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, दैट विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो मेंटेनेंस का रोल होगा, सपोर्ट देने का रोल होगा, वो इसके द्वारा ही किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। इट इज एन अनआर्म्ड ड्रोन जो कि यूएस से प्रोक्योर किया गया है, इसमें आर्म्स नहीं है, मतलब वेपन्स नहीं लगे हुए, ध्यान रखिएगा। सो दैट इज द बी ड्रोन। चलिए, सो दिस वाज द न्यूज इन द हिंदू। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि कह रहे हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय। पहले ही मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कुछ 4-5 महीने पहले, दोबारा पूछा गया है ये देखने के लिए कि क्या आप इस चीज का आंसर कर पाते हैं। वैसे तो इजी क्वेश्चन है बट सोचिएगा
क्या डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इसे हेड किया जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा, डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव, जिसमें होम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें होम मिनिस्टर का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन द न्यू पॉलिसीज, कहां पे कैपिटल एक्विजिशन करना है, न्यू पॉलिसी के कंसर्निंग, चाहे वो आर्मी को लेकर हो, नेवी को लेकर हो, एयरफोर्स को लेकर हो, या फिर इवन इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर हो, इसके कंसर्निंग डिसीजन जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। हेड कौन करता है इसे, डिफेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, बट पहले हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज का जो हमारा प्रोग्राम है इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से होने वाली है, बिकॉज सी शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है यहाँ पर। तो आपको जस्ट डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के अंदर जो असाइनमेंट्स दिए गए हैं वो कवर करने हैं। अभी इसमें 1000 के आसपास आपको वीडियोस और 1000 के आसपास आपको जो यहाँ पे लेक्चर्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आपके क्विजेज है वो भी इतने के अराउंड ही रहने वाले हैं। तो डे 1 में आप जाएंगे, अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो को देखेंगे, पॉलिटी का वीडियो देखेंगे, स्पेक्ट्रम देखेंगे, देन पॉलिटी के एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे, सिमिलरली स्पेक्ट्रम के एमसीक्यूज को यहाँ पे सोल्व करेंगे, और करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को आप यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। फाइनली यहाँ पे मेंस का जो मॉड्यूल है उसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। मेंस का आप एक आंसर लिखेंगे, एवरीडे बेसिस पे एक आंसर जो है आपके असाइनमेंट में दिया जाएगा। तो ऐसे ही डे 1 का जैसे असाइनमेंट है, डे 2, डे 3, डे 4, ये करते करते जब आप डे 200 पे पहुंचेंगे, आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही रॉक सॉलिड तरीके से हो चुकी होगी, एंड देन एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन विंटर 50 कोड को यहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। शुरुआत हमारी हुई थी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को लेके। आरबीआई रेगुलेटर है तो वही इसमें रोल प्ले करता है। मैंने आपको सीआरएआर के बारे में भी बताया था, रेगुलेटर के बारे में भी बताया था, और आपके वेरियस जो थ्रेशोल्ड्स होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था कि कैसे डिविडेंड को रोक लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज के अंदर ब्रांच एक्सपेंशन को रोक लिया जाता है, और फाइनली इसके साथ साथ जो डायरेक्टर की फीस होती है उसको भी यहाँ पर रोक सकते हैं। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था इसके फॉर्मूला को लेके, वो भी मैंने आपको बताया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एनपीए, और यहाँ पे लोन्स क्या होता है, डेटर क्या होते हैं, जो एसेट होती है लोन देने के बाद वो बैंक की एसेट बन जाती है, हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, ये भी हमने जाना था। देन इसमें हमने डिस्कशन किया था इसके बाद डीप लर्निंग के बारे में, जिसमें कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसकी मिमिकिंग, उसकी कॉपी करी जाती है। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 को लेके, जहां पे हमने नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर के बारे में देखा था। यहां से जो पूरा का पूरा पोर्टल है उससे डिजिटल सर्टिफिकेट को आप एक्सेस कर पाएंगे और यहां पे अप्लाई भी कर पाएंगे। देन हमने देखा था बहरीन के बारे में, तो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, सऊदी अरेबिया से बॉर्डर टच नहीं करता है, लेकिन कतर जो है इसके साउथ में था। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के बारे में, तो यहाँ पे क्योंकि एक एयरपोर्ट बनाने की बात करी जा रही है तो इसे डीनोटिफाई किया जाएगा आगे आने वाले टाइम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था प्रगति को लेकर, तो इन फ्यूचर यू मे बी अटेंडिंग वन ऑफ सच मीटिंग्स जो कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के साथ 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 में चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट भी इसके अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने देखा था प्रिविलेज कमेटी के बारे में, तो लोकसभा इसमें स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के अंदर 10 मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं उन्होंने एक कंसर्न जाहिर करी थी अपनी कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है वो कुछ ज्यादा हो रहा है, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इसके बाद MQ-9B जो है लीज पे लिया गया है यूनाइटेड स्टेट से, ड्रोन है लेकिन अनआर्म्ड है, देख सकते हैं। फाइनली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन रिलेटेड डिसीजन होते हैं, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, दैट इज टेकन बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, जो ड्रोन अभी हमने डिस्कस किया था तो उसका नाम क्या है, जो यूएस से हम लीज पे लेने वाले हैं उस ड्रोन का नाम क्या है। देखिए अगर आप इसका नाम बिना देखे आंसर कर पाते, इट मींस जो आपका फोकस और जो आपकी कंसंट्रेशन थी वो काफी ज्यादा थी। अगर आप इसका आंसर नहीं कर पाते देखिए तो आप गूगल में से देख के इसका आंसर कर सकते हैं, या पीछे जो है वीडियो को लेके जाकर दोबारा से इस क्वेश्चन को देखकर इसका आंसर कर सकते हैं। बट इट इज अ गुड साइन अगर आप इसका आंसर कर पाए कि आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन जो है दैट इज इन अलाइनमेंट विद द यूपीएससी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपका फोकस स्टडी करते हुए इतना ज्यादा होना चाहिए कि इस तरीके की चीजें मिस ना हो जो भी नाम आपसे डिस्कस किया जाता है। चलिए मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। Many banks are experiencing bad loans. What corrective actions can be taken by RBI to resolve this issue? तो काफी सारे बैंक्स जो हैं बैड लोन्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
क्या करेक्टिव या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो हमने आज पढ़े हैं लिए जा सकते हैं आरबीआई के द्वारा ताकि इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके, तो ये आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, नेटमॉक के कमेंट सेक्शन के अंदर इसे आप सबमिट कर दीजिएगा या फिर मुझे सबमिट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था हमने उसका करेक्ट आंसर जो है सलोनी शर्मा ने दिया है। सो सलोनी, आपने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है उसको यहां पर जीता है। आप मुझे @prince_luthra पे अपना मेल आईडी जो है भेज दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा साथ में कि आपने जो यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज को यहाँ पे जीता है वो आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। मार्किंग स्कीम की बात करें तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, जितना भी आपने स्कोर क्यों ना किया हो, 0 भी स्कोर किया तो भी लिख दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपका स्कोर होने वाला है इंप्रूव। और यहाँ पे अगर आपका लेस देन 6 स्कोर है तो इसे आप रिवाइज जरूर करिएगा, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स को फर्स्ट वॉच में कभी मत बनाइए, कोशिश करिए कि नोट्स को सेकंड टाइम जब आप देखते हैं तब बनाइएगा, ताकि हर चीज आपके नोट्स में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। तो टेलीग्राम के ऊपर जो पीडीएफ है वो इस लेक्चर की आपको मिल जाएगी, वहां से ले सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस करने के बाद ऑल बटन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है जैसे कि कल्चर के जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आपको मिलती रहे। साथ में हम एनिमेशन के वीडियोस जो है वो भी डाल रहे हैं, वो उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।